नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान के अंतर्गत हमने मूल अधिकार वाला पूरा अध्याय कर लिया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमने पूरे कर लिए हैं और इसका वीडियो जो नोट्स वाला है वो मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड करने के बाद में पूरा डाल दूँगा। आज हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति और इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि पूरे राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़े जाते हैं, जो कि पूरे राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल होंगे। वो सभी आर्टिकल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास में इसको पहुंचा दें ताकि उनको राष्ट्रपति संबंधी संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में प्राप्त हो सके कम समय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं वो सारे अनुच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे। राष्ट्रपति का ये टॉपिक है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना सा अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 53(2) कहता है कि हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारे जो सैन्य बल है, जो सेना है, उसको आदेश देने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 53(3) अनुच्छेद 53(3) कहता है कि इस अनुच्छेद 53 की कोई भी शक्ति संसद राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य प्राधिकारी को भी दे सकती है। अनुच्छेद 53 की कोई भी बात संसद को ऐसा करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 53(3) इस बात का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 54 में हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया हुआ है। कौन कौन लोग या फिर कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उस निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। ये पूरी चीज़ें हम विस्तार से देखेंगे अगली वीडियो से। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो सारे अनुच्छेद है वो अनुच्छेद यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अनुच्छेद 55 में दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, कौन सी रीति से होगा, ये सब बातें अनुच्छेद 55 में दी गई है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, कब से पद धारण करने से लेकर के अगले आने वाले 5 वर्ष तक। इसके साथ ही अनुच्छेद 56(1) का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। तो पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, इस बात का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 56(1) में। अनुच्छेद 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकेगा। कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकेगा। और 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता बताई गई है कि राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर है वो व्यक्ति वह पुनः भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार अपने जीवन काल में राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कोई पाबंदी, कोई प्रतिबंध संविधान के तौर पर यहाँ पर नहीं लगाई गई है। अनुच्छेद 58 में हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख करता है। इसमें से अनुच्छेद 58(1) में 3 बातें लिखी हुई है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी जो योग्यता आती है वो आती है लाभ का पद धारण नहीं करता हो, वो अनुच्छेद 58(2) में दिया गया है। तो ध्यान में रखना 58(1) के तहत 3 योग्यताएं, 58(2) में एक योग्यता है लाभ का पद। लाभ का पद क्या होता है ये हम विस्तार से देखेंगे। और ये देखें कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है।
अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें दी गई है। ध्यान में रखना है, जो योग्यताएं होती है वो पद धारण करने से पूर्व लागू होती है। यदि आपके अंदर वो सब योग्यताएं हैं तो आप वो पद धारण कर सकते हो, और पद धारण कर लिया उसके बाद में आप किन सेवा शर्तों के अधीन रहोगे, वो सब बातें पद धारण करने के बाद में लागू होती है। तो राष्ट्रपति पद की सारी शर्तें अनुच्छेद 59 में दी गई है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति पद की शपथ। शपथ दिलाता कौन है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, न कि अनुसूची में। अनुसूची जो 3 है जिसमें शपथ का उल्लेख किया गया है, वहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाए जाने वाली प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया जो है उसका उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 आधार बताता है कि आप राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हो। तो आधार क्या दे रखा है संविधान में? सिर्फ संविधान का उल्लंघन करना। यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अनुच्छेद 61(2) कहता है कि आप राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हो, जो महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाने जा रहे हो, उस प्रस्ताव को लाने से पूर्व, उस पर चर्चा करने से पूर्व आपको 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले आपको लिखित में राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। अनुच्छेद 61(3) कहता है कि जो प्रस्ताव महाभियोग संबंधी राष्ट्रपति के विरुद्ध एक सदन में लाया गया है, उस सदन से पारित होने के बाद में वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उस प्रस्ताव की जांच करवाता है या फिर करता है, या तो खुद भी कर सकता है या अन्य किसी संस्था से, अन्य किसी कमेटी से भी करवा सकता है। अनुच्छेद 61(4) कहता है कि दोनों सदनों से महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित होने के बाद में राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो गया है या फिर जिस व्यक्ति ने भी राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया या फिर कर रहा है उसकी पदावधि क्या होगी। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो हमको 6 महीने के अंदर अंदर उनका चुनाव करवाना होगा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है वो अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। हमको 6 महीने के अंदर हर हाल में राष्ट्रपति के चुनाव करवाने होंगे। अनुच्छेद 62(1) कहता है कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में अपने पद पर है उनका कार्यकाल पूरा हो उससे पहले हमको नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए अनिवार्य रूप से। यदि किसी कारण से नहीं हो पाता है तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है वो अपने पद पर 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को होगा। और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन अंतिम होगा, उसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है? तो यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई है। एक तो निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य या फिर जिन लोगों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, वो भी 30 दिन के भीतर, 1 महीने के अंदर नहीं, 30 दिन के भीतर।
अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की संविधान की शक्तियाँ लिखी हुई है और अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77 कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 इस बात का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। ये सब बातें हम विस्तार से एक एक अनुच्छेद का देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको राष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद है उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि पूरी समरी एक यहाँ पर हमारी बन जाए। अनुच्छेद 81 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े होंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 प्रावधान करता है कि संसद के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करेंगे और उसका सत्रावसान करेंगे। संसद के सत्र को बुलाने कार्य और संसद के सत्र को समाप्त करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र को स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति का नहीं होता है। ये कार्य संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति का होता है। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति संसद को अपना संदेश भेज सकते हैं चालू सत्र के दौरान। अनुच्छेद 87 प्रावधान करता है कि लोकसभा के आम चुनाव के बाद में संसद की होने वाली प्रथम बैठक और वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे संयुक्त रूप से। अनुच्छेद 87। अब देखते हैं अनुच्छेद 108, 109, 110। 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 118 4। उसी प्रकार से 109 धन विधेयक की प्रक्रिया बताता है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख करता है अनुच्छेद 109। 117 कहता है कि धन विधेयक जो होगा वो लोकसभा में रखा जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, इस बात को परिभाषित करने का काम करता है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की संसद से जो बिल पास होकर आया है उनको अनुमति देने की शक्ति, यानी कि जो भी विधेयक संसद से पास होकर आया है वो विधेयक राष्ट्रपति पास में जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो विधेयक कानून का रूप ले पाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति ये काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 266 और 267। 266 में है भारत की संचित निधि और इसमें है 267 में आकस्मिक निधि। यहाँ से भारत की संचित निधि से धन निकालना हो तो हमको संसद की अनुमति लेनी होती है। 267 में आकस्मिक निधि है, यहाँ से धन निकालना हो तो संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति की अनुमति से हम धन निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी के समय। लेकिन फिर यहाँ से जो धन निकाला गया, यहाँ से जो पैसा निकाला गया, वो पैसा यहाँ पर सरकार को संसद में बताना होगा कि हमने इस कारण से यहाँ से पैसा निकाला है। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बताते हैं। 352 पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल या देश के किसी एक भाग में, ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी या फिर देश के किसी एक भाग में भी लागू किया जा सकता है, इस बात का प्रावधान करता है अनुच्छेद 352। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है और 360
भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। 341, 342 अनुच्छेद 341 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पूरे भारतीय स्तर पर राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में यानी कि एससी में शामिल कर सकते हैं। और यदि यही काम राज्य में करना है तो राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को किस व्यक्ति को इस जाति को एससी जाति में एससी समुदाय में शामिल किया जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर उस जाति को एससी वर्ग में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 342 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को एसटी में यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 प्रावधान करता है वो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी विषय पर कानून की अनिवार्यता महसूस की जा रही हो तो उस समय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये तो मंत्रिपरिषद को भारत सरकार को ही आवश्यकता होती है। भारत सरकार के परामर्श के आधार पर सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह मशवरा लेते हैं। अनुच्छेद 304 प्रावधान करता है कि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ में व्यापार करने संबंधी कोई बिल लाना चाहता है, कोई विधेयक लाना चाहता है तो राज्य को उस विधेयक की पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी, फिर उसके बाद में ही वो उस विधेयक को विधानमंडल में रख सकता है। अनुच्छेद 304 इस बात का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 124(2) अनुच्छेद 124(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 216 कहता है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान में रखना है अनुच्छेद 124(6) प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा। लेकिन हाईकोर्ट के संबंध में ये बात लागू नहीं होती है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 216 के तहत, लेकिन 217 प्रावधान करता है कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करेंगे, ना कि राष्ट्रपति। एक बात और ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 124(1) प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 217 कहता है कि हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, यानी कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दोनों बातें ये ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिला राष्ट्रपति और यहाँ पर शपथ दिला रहा है कौन? राज्यपाल। इसके अतिरिक्त एक दो अनुच्छेद और बच रहे हैं। 280 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के बाद में, तुरंत बाद में और उसके प्रति 5 वर्ष बाद में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति। और 281 प्रावधान करता है कि इस वित्त आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है उस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है, सरकार का क्या डिसीजन है, उस डिसीजन को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। अनुच्छेद 344 प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने के बाद में राष्ट्रपति एक भाषा आयोग का गठन करेगा। और अनुच्छेद 351 में संघ सरकार का कर्तव्य बताया गया है कि वो हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे। तो यहाँ पर हमने देखा है राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़े जाते हैं। राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत ये सारे अनुच्छेद आते हैं। कुछ अनुच्छेद और बचे होंगे तो वो अनुच्छेद हम
डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में जब विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद बता दिए हैं लगभग। इसके अलावा अब राष्ट्रपति से संबंधित कोई अनुच्छेद शायद ही बचे हो, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरे यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं रखूँगा और कम समय में मैंने आपको राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे भी लगे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नाइट का समय होने की वजह से मेरी आवाज़ स्लो हो सकती है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके। मोटिवेशन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, पढ़ने वाले के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए भी, चाहे से आप कहीं बिजनेस कर रहे हो वहाँ के लिए भी। तो मेरे को मोटिवेशन प्राप्त हो सके इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले इसके लिए मेरा काम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इसी जानकारी के साथ में मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। तब